Hi guys, welcome back to the channel. So today what we are going to study is about second law of thermodynamics. तो चलिए शुरू करते हैं. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों. बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें इस टॉपिक से. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया था क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है हमारा जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं TD लिख देता हूँ. राइट. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था वो हमारा था क्वांटिटेटिव लॉ. राइट. इट यूज्ड टू टेल अस दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड. एनर्जी जो है वो कंजर्व है, एनर्जी कंजर्वेशन है. यानी फॉर अ प्रोसेस और फॉर अ साइकिल, इन अ कंप्लीट साइकिल अगर आप नेट हीट देखेंगे तो वो नेट वर्क के बराबर होगा. राइट. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट Q नेट इज W नेट. राइट. ये हमारा फर्स्ट लॉ बताता था. बट फर्स्ट लॉ हमें ये नहीं बताता था. फर्स्ट लॉ का ड्रॉबैक ये था. ड्रॉबैक वॉज इट does not tell us about the flow direction. एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है. राइट. वो हमें फर्स्ट लॉ से पता नहीं चलता था. ओके. कि एनर्जी 1 से 2 फ्लो हो रही है, 2 से फ्लो हो रही है. उसने डायरेक्शन की ऐसे कुछ बात नहीं की. क्या एनर्जी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे जाना पॉसिबल है, ऐसी कुछ बात नहीं की. राइट. तो इसीलिए हमारे पास आया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें ये बताया कि जो भी हमारा वर्क है, राइट, जो कि हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी है, हाई फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो जो है ऑब्टेन होता तो है अगर आप लो फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसी हीट इंजन में देंगे, बट पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं होता. सम अमाउंट ऑफ हीट इज़ लॉस्ट टू द सिंक विच इज़ लोअर टेम्परेचर. तो ये हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया. सेकेंड लॉ ऑफ TD ने क्या कहा, जैसे अगर मैं किसी हीट इंजन को Q1 अमाउंट ऑफ हीट दूंगा फ्रॉम टेम्परेचर T1 और Q2 अमाउंट ऑफ हीट एट टेम्परेचर T2 लॉस्ट कर दूंगा, देन मुझे वर्क जनरेट होगा जो कि होगा Q1 माइनस Q2. ओके. अगर प्रोसेस सारी प्रोसेसेस जो हैं वो आइसेंट्रोपिक हैं, कोई हीट लॉस या फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा है, तो ये मेरा आइडियल वर्क आउटपुट होना चाहिए. ओके. तो ये मुझे सेकेंड लॉ ने बताया. उसने मुझे ये भी बताया कि अगर मैं चाहता हूँ कि T2 से हीट जाए Q2 टू Q1 हीट जाए टेम्परेचर T1, तो मुझे इसमें वर्क इनपुट देना पड़ेगा. ये वर्क आउटपुट है, मुझे वर्क करना पड़ेगा. ये मेरा या तो हीट पंप हो सकता है या रेफ्रिजरेटर हो सकता है. डिपेंड करता है कि मेरा डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट क्या है. अगर मेरा डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट ये है कि एट टेम्परेचर जो अगर मेरा कंसर्न एरिया ये है जहाँ मुझे हीट सप्लाई करना है, Q1 जहाँ जा रहा है, तो ये हो जाता है हीट पंप. तो ये डिवाइस जो है ये हो जाएगी हीट पंप. अगर मेरा कंसर्न एरिया ये है कि मैंने कितना हीट एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम अ सिस्टम ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए, तो मेरा डिज़ायर्ड एरिया हो जाएगा रेफ्रिजरेटर. तो डिवाइस सेम ही रहेगा, लेकिन सिंस मेरा डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट जिसके बारे में मुझे स्टडी करना है वो चेंज हो रहा है बार बार, तो उस बेसिस पे मैं उसे या तो हीट पंप कहूँगा या उसको रेफ्रिजरेटर कहूँगा, सेम डिवाइस को. राइट. तो ये मुझे बताया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने. अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड 3 साइंटिस्ट हैं, कैल्विन एंड प्लैंक और एक क्लॉसियस स्टेटमेंट. तो कैल्विन और प्लैंक ने भी बात यही कही, लेकिन ये काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, स्पेशली EAC मेंस में और गेट में तो आते ही रहते हैं. तो कैल्विन एंड प्लैंक स्टेटमेंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू कैल्विन एंड प्लैंक स्टेटमेंट,
it is not possible for a device to extract heat from higher temperature, extract heat from a higher temperature and convert whole heat to work without any supply to a lower temperature. So this was Kelvin Planck statement. कैल्विन ने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप बिना कोई Q2 के सप्लाई किए बिना वर्क आउटपुट ऑब्टेन कर लो किसी हीट इंजन से. ठीक है, ये कैल्विन एंड प्लैंक स्टेटमेंट ने कहा, कैल्विन और प्लैंक की स्टेटमेंट थी. फिर एक और साइंटिस्ट आए जो कि थे क्लॉसियस. इन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया. इन्होंने कहा अगर मैं कोई डिवाइस बनाऊं तो इट इज़ not possible for that device to extract heat from a lower temperature reservoir and supply it to a higher temperature reservoir without any work input. उन्होंने कहा कि अगर मुझे किसी लोअर टेम्परेचर से हीट निकालना है और उसको मुझे हायर टेम्परेचर पर पहुंचाना है तो बिना वर्क इनपुट के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. राइट, तो वर्क इनपुट देना पड़ेगा. ये जो था ये क्लॉसियस का स्टेटमेंट था. तो ये जो स्टेटमेंट है ये बेस था ऑन रेफ्रिजरेटर और हीट पंप पे. और ये जो स्टेटमेंट था कैल्विन एंड प्लैंक का, इट वाज बेस्ड ऑन हीट इंजन. राइट, तो अब कैल्विन और प्लैंक स्टेटमेंट के बाद एक आफ्टर डिस्कसिंग द क्लॉसियस एंड कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, another question is that there is a equivalence between the two statements. If you will contradict one statement, the other statement will be contradicted automatically, and this is the question which is asked so many times in many test series and previous year questions, especially in university exams also it might be asked. So it's a derivation, so you should be a bit careful. It will be आपके concepts भी open करेगा. So Kelvin Planck statement and Clausius statement equivalence. तो फर्स्ट केस हम ले लेते हैं. फर्स्ट केस में हम क्या लेते हैं कि हम कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट कर रहे हैं और फिर हम ये देखेंगे कि क्या क्लॉसियस स्टेटमेंट भी ऑटोमेटिकली वायलेट होता है या नहीं. तो हम पहले कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पहले हम वायलेट करेंगे. ओके, तो अब हम देखेंगे कि क्या क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली वायलेट हो जाता है या नहीं. तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को एक हाई टेम्परेचर सोर्स हीट इंजन में जो कि Q1 हीट सप्लाई कर रहा है और वर्क प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट सप्लाइंग एनी हीट और एक्सचेंजिंग एनी हीट विद द लो टेम्परेचर रिजर्वायर और सिंक. राइट, और ये जो हीट है ये कंप्लीट हीट पंप या रेफ्रिजरेटर में दे रहा है जो कि लोअर टेम्परेचर से कर रहा है Q2 और ट्रांसफ़र कर रहा है Q3 टू द सेम रिजर्वायर विच इज़ केप्ट एट T1 टेम्परेचर. इसकी इक्विवेलेंस ये भी हो सकती है कि एक T1 टेम्परेचर से Q1 हीट आया हीट इंजन में, हीट पंप में Q3 हीट सप्लाई किया T2 टेम्परेचर से. राइट, अब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं. Q1 इज इक्वल्स टू W, क्योंकि Q2 तो है ही नहीं. अगर Q2 होता
तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू W होता, बट सिंस Q2 ज़ीरो है इसीलिए Q1 इक्वल्स टू W है, राइट। और फॉर हीट पम्प अगर मैं देखूं तो वर्क डन इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q2 एंड वर्क इज इक्वल्स टू Q1, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट वर्क हम हीट पंप में दे रहे हैं, तो Q3 इज़ Q1 प्लस Q2, राइट। Q3 इज़ Q1 प्लस Q2। अब मैं एक टेम्परेचर रिजर्वॉयर में जो कि T1 है उसमें से Q1 हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, वर्क हीट पंप T2 रिजर्वॉयर से Q2 हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और उस सेम रिजर्वॉयर में मैं Q1 प्लस Q2 भेज रहा हूँ। बी वेरी केयरफुल ऑन दिस पॉइंट कि मैं Q1 एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, Q1 में भेज रहा हूँ, तो नेट Q1 इज़ ज़ीरो। तो इसको इक्विवेलेंटली मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 में सिर्फ Q2 जा रहा है, एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है जो कि T2 टेम्परेचर लोअर सिंक टेम्परेचर है उससे Q2 एक्सट्रैक्ट कर रहा है और T1 में भेज रहा है विदाउट एनी वर्क इनपुट, राइट। क्योंकि ये Q1 जितना आ रहा है उतना ही Q2, जितना Q1 में एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ उतना ही Q1 में वापस ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो इसका नेट ये डेवलप हो सकता है, राइट। और ये जो है ये वायलेट कर रहा है ऑटोमेटिकली, thus violates Clausius statement, राइट। ये ऑटोमेटिकली क्लॉशियस का स्टेटमेंट जो है वायलेट कर रहा है। क्लॉशियस ने कहा था कि ये चीज़ जो है ये पॉसिबल नहीं है और ये यही कर रहा है। तो अगर आप केल्विन स्टेटमेंट वायलेट कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट ये है कि क्लॉशियस स्टेटमेंट ही ऑटोमेटिकली वायलेट हो रहा है, ओके। अब हम ले लेते हैं केस 2 जिसमें कि हम क्लॉशियस स्टेटमेंट को वायलेट करेंगे और फिर हम उसका इफ़ेक्ट देखेंगे कि क्या हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी वायलेट हो रहा है। तो क्लॉशियस स्टेटमेंट वायलेट करने के लिए एक हीट पंप से मुझे Q लेना है और सेम Q विदाउट एनी एनर्जी ट्रांसफ़र, विदाउट एनी वर्क इनपुट T1 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये क्लॉशियस स्टेटमेंट है, वायलेट किया है मैंने पर्पसली। और अब मैं एक हीट इंजन बनाऊंगा जो कि वर्क कर रहा है बिटवीन T1 एंड T2, और वर्क जनरेट कर रहा है Q2 एंड दिस इज़ Q3। टेम्परेचर है, ये जो वर्क है ये इस हीट पंप में नहीं जा रहा है, ये जो वर्क है ये हीट इंजन जनरेट कर रहा है, लेकिन हीट पंप में नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर आप हीट पंप में जाता हुआ बना देंगे तो यानी आपका क्लॉशियस स्टेटमेंट वायलेट नहीं हो रहा है। हमें क्लॉशियस स्टेटमेंट वायलेट करना है। इसमें एक केस ये है कि Q1 जो है वो Q3 के बराबर होना चाहिए, यानी हमने उतना ही हीट एक्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम टेम्परेचर T1 जितना हम उसे सप्लाई कर रहे हैं। तो उसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये हो जाएगा कि T1 में से मैं Q1 हीट ले रहा हूँ, Q1 हीट सप्लाई कर रहा हूँ, हीट पंप T2 हीट इंजन वर्क T2 Q2 और Q3 इज इक्वल्स टू Q1। सो लेट्स से हियर बी Q1। यहाँ पे एक रहने की ज़रूरत है, Q1 जितना आ रहा है उतना ही Q1 जा रहा है, राइट। तो नेट Q1 एक्सचेंज कितना हो रहा है टेम्परेचर T1 से, कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी ये एक ऐसा डिवाइस बन गया है जो कि क्या कर रहा है,
Q1 माइनस Q2 वर्क जनरेट कर रहा है फ्रॉम टेम्परेचर T2, और ये क्या है, वायलेट कर रहा है किसको, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को, क्योंकि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक सिंक से, एक हीट सोर्स से जो कि एट हायर टेम्परेचर है, उससे आप वर्क एक्सट्रैक्ट कर लें विदाउट गिविंग एनी वर्क, विदाउट गिविंग एनी हीट टू अ लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर, राइट। तो ये वायलेट हो गया ऑटोमेटिकली केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेट कैसे हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस which extracts heat from a higher temperature and gives it to a lower without giving any heat to a lower temperature and produces work। तो इसमें यही वो हो रहा है कि एक टेम्परेचर से, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से Q1 माइनस Q2 वो वर्क ले रहा है और सेम वर्क वो प्रोड्यूस कर दे रहा है Q1 माइनस Q2 विदाउट एक्सट्रैक्टिंग और गिविंग एनी हीट टू द सिंक। So this is violating Kelvin Planck statement. So that's all for today. If you like the video, then please show your support, like the video and subscribe to the channel. Thank you very much, and share it with your friends, it might help them also.